माई सेल्फ भावेश टोलरिया। सर जैसे पूछा है चाइल्डहुड की बात, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाइल्डहुड इतना प्यारा समय था कि कोई भूल ही नहीं पाएगा। कोई भी बच्चा है अपने चाइल्डहुड को आजीवन उसको याद रखता है। तो मेरा चाइल्डहुड मेरा बर्थ ईश्वरीय गांव में नज़दीकी गोंडल के नज़दीकी गांव में हुआ था। और उसके बाद मेरे पिताजी जो है वो BSNL टेलीफोन डिपार्टमेंट, एक समय में BSNL एक ओनली वन इंडिया टेलीकम्युनिकेशन में था, उसमें वो जॉब कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी, तो उसका शिफ्टिंग चलता रहता था। तो पहले गांव से वो जेतपुर आए, जेतपुर से गोंडल आए। तो मेरा स्कूलिंग पूरा गोंडल में हुआ 1 to 10। ओके, तो 1 to 10 पूरा 1 to 10 राइट। एक ही स्कूल विद्या मंदिर स्कूल करके है गोंडल में, उसमें मेरा एजुकेशन हुआ। और उसी मतलब ये जो समय था 1 to 10 का, उसके बाद सब मेरे दोस्त मतलब गुजरात की पूरी एक टीम वल्लभ विद्यानगर के लिए सोच रही थी पढ़ने के लिए। तो कहा जाए कि जो मेरे पिताजी थे उसको इतना वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मुझे वो विद्यानगर पढ़ने के लिए भेजे। ओके, तो फिर भी पिताजी ने ये सोचा कि मैं कैसे भी करके पढ़ाऊंगा। आज का समय ऐसा है कि पढ़ेंगे बच्चे तो ही आगे बढ़ेंगे, मतलब पढ़ाई एक मस्ट है कि जो जिससे ही वो अपना करियर बना सकते हैं। तो तभी मुझे कैसे भी करके पढ़ाई के लिए विद्यानगर भेजा। तो मैं और मेरे दोस्त निहित डोबैया करके है जो गोंडल से ही थे, वो हम चाइल्डहुड से फ्रेंड थे, तो साथ में वल्लभ विद्यानगर पढ़ने गए। अब पढ़ाई के समय मुझे मालूम था 11-12 जैसे आप सब अभी बैठे 11-12 के स्टूडेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वो 2 साल रहते हैं, क्योंकि करियर जो बनना है वो यही 2 साल में आपको बनाना। बाद में तो क्या है कि अच्छे रैंक आ गए, आपने अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बाद में लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, वही हम मान रहे थे कि भी ऐसा ही है। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि पिताजी जॉब के साथ मुझे और मेरे छोटे भाई जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, दोनों का एक्सपेंस पैसे जो पढ़ाई के लिए लगने वाले थे वो निकालने के लिए उसने ये जो सर ने अभी बताया ना कि एक सोच जो बदल दे आपकी दुनिया। पिताजी को ऐसा जो एक बर्तन था उसमें पानी भरा था, उससे एक आइडिया लगा कि भी एक सूरज की किरण से छोटा सा पार्ट से जो सूरज की किरण आ रही है और वो बर्तन पे गिर रही है तो भी इतना पानी गर्म हो रहा है, तो इससे क्या नहीं हो सकता। ऐसी सोच लेके उसने सोचा कि भी इसमें कुछ मैं बनाऊं। तो उसको यही आइडिया है कि पानी गर्म करने का जरिया यही बेस्ट है। अगर हम पेट्रोल केरोसिन यूज़ करें, लकड़ी यूज़ करें, तो उससे बेटर है कि ये नेचुरल सोर्स है अपना, तो उसको क्यों ना यूज़ करें। तो उसने ऐसा सोचा कि जॉब के साथ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जॉब को छोड़ के उसके बाद एक दूसरा उसके पास एक एक्टिविटी था जो गायत्री मंदिर, गायत्री परिवार जो ट्रस्ट है गायत्री मंदिर, उसमें वो बुक्स देने का काम कर रहे थे। मतलब कि साइकिल पे डेली जा रहे थे, मंथ के वो 3,000 3,500 बुक्स आ रही थी, जिसको हम बोलते हैं मंथली जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, वैसा मंदिर का एक आता था, वो हर घर पे देने जा रहे थे। तो उसके साथ जॉब के साथ मैं क्या करूं कि जिससे मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई हो पाए। तो उसने ये 16 का सोचा, तो उसके लिए समय नहीं मिल रहा था, तो वो क्या करते थे जॉब से आके रात को वो ये सब काम साथ में कर रहे थे, रात को लेट नाइट तक वो। और मेरी माता भी, मेरी मम्मी जो है वो भी उसको सपोर्ट कर रही थी उसको बनाने के लिए। मशीनरीज थी नहीं, जगह थी नहीं, तो जो भी जहाँ रह रहे थे, रेंट पे हम रह रहे थे, महादेववाड़ी करके एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ से उसने ये शुरुआत की कि बाहर से सब जॉब वर्क करवा के जॉब लेके आए। उसके बाद जो मतलब कि जो क्रिटिकल पार्ट हम बोलते हैं ना मोनोपोली टाइप का, कि किसी को बताना नहीं इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो वो पार्ट वो घर पे कर रहे थे मम्मी और पिताजी। तो ऐसे करके उसने साल के 1 पीस 2 पीस 3 पीस ऐसे बेचना शुरू किया। मतलब उससे जो भी इनकम हो रही थी मेरी पढ़ाई में लगा रहे थे। क्योंकि तब के टाइम पे मैं आपको बताऊं 1992 में विद्यानगर सिटी था ना, वो सबसे एक्सपेंसिव सिटी था एजुकेशन के लिए। तब विद्यानगर ऐसा एक ही सिटी था कि वहाँ पे लोग का मन से इच्छा हो रही थी कि हम पढ़ाई के लिए वल्लभ विद्यानगर जाए, और एक्सपेंसिव भी था। फिर भी मुझे वहाँ पे भेजा, तो मुझे भी गर्व हुआ मेरे पिताजी के ऊपर कि भी वो नहीं पहुँच पा रहे, फिर भी मुझे वहाँ पे पढ़ाई के लिए भेज रहे, तो मुझे पढ़ाई तो अच्छी करनी है। लेकिन साथों साथ दिमाग में ये भी आ रहा था खर्चे कहाँ से निकलेंगे। तो मैंने और मेरे ब्रदर ने ये सोचा कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब कि साल में 2-5 पीस बना रहे हैं, तो उसके लिए हम मार्केटिंग करें। कैसे करें, तो भी हमारी जब भी
एक छुट्टियाँ रहती थी, जो भी त्यौहार रहते थे उसमें छुट्टियाँ आती है, जन्माष्टमी की छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियाँ। तो हम क्या कर रहे थे दोनों भाई, वो पेंटिंग में मास्टर था तो पेंटिंग बना रहा था सोलार की, ओके। पेपर के ऊपर, कपड़े के ऊपर। और वो हम रात को निकल के दोस्त के साथ, दोस्त, एक वर्ड याद रखा, दोस्त के साथ, क्योंकि लाइफ में एक दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी कहानी आप मतलब कि आगे मैं आपको समझाऊंगा कि दोस्त से भी कितने बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो दोस्त के साथ हम रात को निकलते थे, रोड पे 2 ट्री के बीच में उसको हैंगिंग करते थे, रोड पे मार्किंग करते थे सोलर, ऐसा करके सोलर जिस तरह से मार्केटिंग हो पाया। हाँ, तो ऐसा करके मैंने मेरे पिताजी को सपोर्ट दिया, तो उससे थोड़ी सेल्स बढ़ी, राइट। तो हमने जब भी 2 साल में हमने जो पढ़ाई का समय था पढ़ाई तो की, लेकिन छुट्टियों के दिन में थोड़ा उसको सपोर्ट दिया ताकि हमारे एक्सपेंस निकल पाए। ऐसे करते करते मैंने मेरे 11-12 ख़त्म किए, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं मेरा फोकस नहीं रहा एजुकेशन में, कि क्योंकि साथों साथ ये भी टेंशन था कि भी अर्न करना है, पिताजी को सपोर्ट करना है। तो मेरे मार्क्स कम आए, मेरे 12th में 68 परसेंटेज थे, तब परसेंटाइल नहीं थे, तो परसेंटेज आए। तो वहाँ पे कोई स्कोप नहीं रहा कि भी मैं कोई अच्छी जगह पे एडमिशन लूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं MSc विद्यानगर में, तब MSc में अच्छे कोर्स चल रहे थे, प्लास्टिक इंजीनियरिंग टाइप का कोर्स, मतलब प्लास्टिक बोलते हैं, उसके बाद पेंट टेक बोलते थे। तो मैंने पेंट्स एंड वार्निशेस, मतलब कि सरफेस कोटिंग, आज की डेट में जो हम सुशोभित करते हैं घर को या चीज को, वो पेंट्स एंड वार्निश। वार्निश मतलब बेसिक उसका एक बेसिक रॉ मटेरियल रेजिन बोलते हैं जो, राइट, वो उसको मिक्स करके रेजिन, तभी जाके वो चिपक पाते, ऐसे एक टाइप ऑफ पेंट ही बोला जाता है। लेकिन बिफोर कलर्स, जो कलर हम ऐड करते हैं पिगमेंट्स, उसके पहले का जो पार्ट है वो वार्निश टाइप का हो रहा था। आज वो मैंने पेंट टेक किया, उसके बाद मेरे साथ कौन था, तो कि मेरा जो चाइल्डहुड का फ्रेंड था निहित करके, तो हम दोनों ने पेंट टेक किया। उसके बाद हमें कैंपस में जॉब मिला, मतलब कि आज की डेट में कैंपस जॉब मतलब एक कॉमन वर्ड है, लेकिन तब कुछ अलग हमें फील होता था। पढ़ने के बाद जॉब ढूंढने जाओ, जॉब ढूंढेंगे, मिलेगी कैसी मिलेगी कुछ आइडिया नहीं। तब हमें वल्लभ विद्यानगर में कैंपस में इंटरव्यू हुआ और हम उसमें सिलेक्ट हुए। वो कंपनी थी बड़ौदा की। बड़ौदा ये आप बात कर रहे हो 1900? ये मेरा समझो 93 से लेके 97-8 तक। ओके। और BSc किया पेंटेक में, उसके बाद उसमें MSc मैंने MSc किया, राइट। तो 5 साल मैंने वल्लभ विद्यानगर में 11-12 और 5 साल अपना कॉलेज का टाइम मैंने वहाँ पे स्पेंड किया था। तो जो मैंने पेंटिंग किया 97 खत्म हुआ, 98 में मैंने 98-99 में मैंने जॉब स्टार्ट किया कैंपस इंटरव्यू के थ्रू। अच्छा, आपने जॉब करी पहले? हाँ, तो वो मेरा बड़ौदा जॉब लगा था। और वो जो कंपनी थी ना, वो एक वोल्वो, आज की डेट में सबको मालूम है वोल्वो, तब हमें तो मालूम भी नहीं था वोल्वो क्या है। हाँ। सब लोग बोलते थे वोल्वो का पार्ट्स आया, वोल्वो का पार्ट, इतने सीरियस हो जाते थे पेंट लगाने के लिए। पेंट जो मशीन उसका बूथ था ना, उसमें पेंटिंग होती थी, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे क्या डिफेक्ट वो सब हमें ढूंढना होता है। तो वोल्वो तब मैंने पहली बार नाम सुना कि वोल्वो करके कोई चीज़ है कि जो बड़ी कंपनी होगी, इसीलिए लोग डर रहे। तो मैंने वहाँ पे 4-6 महीने जॉब किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, इसमें मैं आपको रोकूंगा, ये जो आपने 4-6 महीने की जॉब की, वो आपकी सबसे पहली जॉब थी? हाँ, वो मेरी कैंपस सबसे पहली जॉब थी। और उसकी सैलरी क्या थी तब? उसमें 3500 मुझे मतलब 3500 मिल रहे थे। उसमें भी काट कूट के जो भी आ रहा था वो करीबन 2800 रुपीज हाथ पे आ रहे थे। PF ये सब डिडक्ट होता है ना, डिडक्शन के बाद 2800 के आसपास। उसमें मैं वल्लभ विद्यानगर रह रहा था, वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा था, रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के बड़ौदा जा रहा था, बड़ौदा से वापस 2 शटल रिक्शा पकड़ के मैं कंपनी पे जा रहा था। और बिल मेटल करके कोई वहाँ पे कंपनी थी कि जो हर एक गाड़ियों के डीजल टैंक्स, पेट्रोल टैंक्स बना रही थी। उसमें मैं जॉब कर रहा था। तो उसी टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि भाई जॉब तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था। और तभी मेरे छोटे भाई ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, और मैं और मेरा भाई और मेरा जो दोस्त था चाइल्डहुड का निहित करके, उसने तीनों ने सोचा कि हमें कुछ एक करना है, कि बिजनेस में आगे जाना है। तो हमें कुछ सोच नहीं आई, तो क्या सोचा, जो पिताजी कर रहे हैं वही हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो हमने सोलर का सोचा। तब हमने ब्रांड नेम मतलब सन रे करके एक नाम सोचा कि कंपनी तो नहीं, कंपनी बनाएंगे, नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे, तो सन रे, सूरज की किरण, ऐसा करके हमने एक आइडिया लिया और स्टार्ट किया। मतलब कोई रजिस्टर कंपनी नहीं थी, ऐसे बस दिमाग में हम उसको ब्रांड नेम देंगे सन रे।
हमने स्टार्ट किया। और उसी टाइम का पीरियड ऐसा था कि हम खुद बनाते थे मटेरियल लेके, हम खुद मार्केट ढूंढने जा रहे थे, कस्टमर को मिले। गोंडल के जो ऑयल इंडस्ट्रीज वाले ओनर्स थे, सब रिच पीपल गिने जाते थे। तो हम वो ऑयल इंडस्ट्रीज वाले जो भी रिच पीपल थे उसको हम मिलने जा रहे थे। उसमें थोड़ी सक्सेस हमें मिली, 2-5 प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर्स मिले। तो हमने क्या किया कि वो प्रोडक्ट को लेके बनाना शुरू किया। बनाने के बाद हम फिटिंग भी हम करने जा रहे थे। अच्छा। मतलब कि बिजनेस, देखो बिजनेस करना है तो मतलब आपके पास या तो साउंड फंड होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, तो आप इमीडिएट एक इंडस्ट्री डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो पढ़ाई में भी मतलब जो भी दिक्कत थी वो देखते हुए बिजनेस तो कैसे कर पाएंगे। तो बिजनेस के लिए हमें फंड नहीं था, तो हमें खुद मेहनत ही करनी थी ना। तो हमने बनाना ऑर्डर्स लिया, बनाना शुरू किया। बनाने के बाद इंस्टॉलेशन के भी लिए हम जा रहे थे, रस्सी लेके जा रहे थे, रिक्शा बुलाते थे, प्रोडक्ट डालते थे, रस्सी लेके टेरेस पे चढ़ के, टेरेस की होल थी उसके ऊपर खड़े रह के खींच रहे थे। मतलब ऐसे काम किया, तभी जाके हमें बहुत से एक एक काम खुद से करके। हाँ खुद। और वो देखो वो काम नहीं करना चाहिए या छोटा काम था ऐसा नहीं था, लेकिन उससे बहुत बड़ी सीख मिली हमें कि जो भी बिजनेस में आप जा रहे हो ना, उसका बेस ग्राउंड वर्क अगर आपके सामने है या आपने फील किया हुआ है, तो आप वो इंडस्ट्रीज को बड़े पैमाने पर जाओगे ना, तो भी रियलिटीज बॉटम में क्या है वो आपको समझ में आएगी। रियलिटी को जाने बिना आप टॉप पे बैठ जाओगे या पिताजी के कोई भी बिजनेस में बैठ जाओगे तो आपको बॉटम का सब मालूम नहीं। तो आपको क्या है कि ऐसा ही फील होगा कि मुझे सपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय नहीं कर रहे। क्यों? आप बना हुआ बिजनेस पे बैठ गए। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अच्छे बिजनेसमैन जो होते उसके भी लड़का लड़कियां जो भी वो पहले उसको जॉब पे डालते हैं या फिर उसको कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करवाते। मैंने बहुत कंपनी देखी, अच्छे बड़े बिजनेस टाइकून को देखा कि वो अपने बच्चे को पहले वो ऐसे जॉब करवाते हैं, या तो उसके कोई दोस्त के वहां जॉब करवाते या खुद के। क्योंकि एजुकेशन एक पढ़ाई लिखाई हो गई, आपकी बुक्स की नॉलेज आ गई, लेकिन रियल में जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको बॉटम से लेके ऊपर जाना है, तभी जाके आप वो इंडस्ट्रीज को समझ पाएंगे कि नीचे क्या चल रहा है, लोग कैसे हैं, कैसे सोच, कंपनी की साइड सोच उसकी कैसी है। तो ऐसी चीज हमने भी फील की कि भी नीचे से काम किया, इंस्टॉलेशन हमने किए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ऐसा करते करते हम बिजनेस में ज्वाइंट हुए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये हम जो अभी भी काम कर रहे हैं ना, वो ग्राउंड वर्क का काम कर लिया चलो, लेकिन लेबरियस जॉब ज़्यादा है। मतलब काम करते हैं तो मार्केटिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग करने जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो ऐसे ही हम एक सर्कल में घूमते रहे कि भाई इसमें आगे कैसे बढ़े। तो आगे बढ़ने का जरिया कुछ सूझ नहीं रहा था। तो मैंने तब ऐसा डिसीजन लिया कि एनी हाउ बिजनेस करना है और बिजनेस को डेवलप करना है तो क्या करें। तो तभी एक दिमाग में सोच आई कि मुझे कैसे भी करके, अभी तक मैंने साइंस नॉलेज है मेरे पास, एमएससी किया है साइंस के रिगार्डिंग में सब कुछ समझता हूँ। लेकिन कॉमर्स के बारे में क्या है, कॉमर्स देखो बिजनेस है और दो का कॉम्बिनेशन है, साइंस और कॉमर्स। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट कोई कॉमर्स से बिजनेस चला रहा है, ऐसा भी नहीं कोई साइंस अच्छा बंदा है कि टेक्निकली बहुत साउंड है तो बिजनेस चला पाए, नहीं। बिजनेस दोनों से ही चलते हैं तभी जाके, और मैं तो बोलूँ कि तीनों से चलते हैं, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज तीनों से चलते हैं। लेकिन मेन जो पार्ट है वो साइंस कॉमर्स का है। तो तभी ऐसा सोचा है कि भी हम कॉमर्स का नॉलेज नहीं है हम दोनों, और मेरा ब्रदर जो भी है वो साइंस से है, तो कॉमर्स में क्या करें ताकि बिजनेस को हम आगे बढ़े। इसीलिए मैंने एमबीए का सोचा और इमीडिएट वापस गोंडल से गया बड़ौदा, 3 महीने एग्जाम की प्रिपरेशन की और मैंने एग्जाम दी एमबीए की। ये तब आपका बिजनेस चालू होने के बाद हाँ मैंने बिजनेस, आप कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करते रहे। राइट, बिजनेस चालू कर दिया, 6 महीने हो गए। उसके बाद ऐसी फीलिंग आई कि अभी भी कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए कहीं कम पड़ रहा है। तो मैंने साइंस को साथ रखते हुए कॉमर्स को ज्वाइन किया, मतलब कि एमबीए करने का सोचा ताकि मैं अपने बिजनेस को मार्केटिंग ऐसी करूँ कि अपना बिजनेस आगे बढ़े। और देखो ऐसा मैं तो अपने आप को नसीबदार समझ रहा हूँ कि भी ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी मेरे पिताजी को मैंने पूछा ना, तो एक ही सेकंड में उसने ऐसा बोल दिया कि ठीक है पढ़ के आ जाओ। मतलब कि जहाँ पे मेहनत करके पैसे हल्के से हमने इकट्ठा करके मैंने एमएससी किया, तभी भी एमबीए के लिए उसने 1 सेकंड में भी मना नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में पॉजिटिवनेस पहले से था। जो चीज़ कर रहे हो मन लगा के करो, जो चीज़ में आप जा रहे हो ना वो उसको पॉजिटिव ही लेना। अगर आपने सोचा है कि मुझे एमबीए करके आगे बढ़ना है तो आप वो बाकी सब छोड़ दो, यहाँ का ये दोनों है और बाकी हम देख लेंगे, आप एमबीए करके आओ। तो मुझे तो खुश, आप सब इतने नसीबदार हो कि सबको अच्छी
मतलब अच्छी जगह पे GI जैसे स्कूल में आपको यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी चीज़। मैं आपको बताऊं कि तब इतने अच्छे और अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, और फिर भी वो भी एफोर्डेबल भी नहीं था, छोटी सी फीस थी फिर भी एफोर्डेबल नहीं था। तो मैंने MBA के लिए सूरत गया, और तब दोनों मेरा छोटा भाई चेतन और नीत मेरा दोस्त, दोनों यहाँ पे वही मेहनत शुरू रखी उसने, मतलब बनाने की, मार्केटिंग की। तो मैंने ऐसा सोचा कि पढ़ तो रहा हूँ, 2 साल तो ऐसे ही मैं सूरत में बिता रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उसी टाइम पे मैंने सोचा कि मैं मार्केटिंग यहाँ पे भी शुरू करूँ सूरत में। सोलर वाटर हीटर जो था ना, वो एक सोच तो आ गई, बनना शुरू हो गई, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं था सोलर क्या है। लोग ऐसे पूछे इससे क्या होता है, वो क्या चीज़ है, ऐसा उसी टाइम की बात है। तो कन्विक्शन नहीं था पूरा। हाँ, तो तभी मैं हर सैटरडे ऐसा कर रहा था कि भी पेपर में एक छोटी सी एड दे रहा था। उस टाइम का मुझे याद है कि छोटी एड दे रहे थे ना, 3,500 की एड आ रही थी। तो मैं ये सोच रहा था मेरा पहले जितना जॉब का सैलरी था ना, उससे ज़्यादा तो ये पेपर वाले ले जा रहे एड में, एडवर्टाइजमेंट। लेकिन एक मेरे दिमाग में था कि जो बिजनेस बढ़ाना है तो हर एक चीज़ आपको पकड़ के चलनी, सराउंडिंग हर एक चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। सिर्फ आप बनाओगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ मार्केट आप लगाने के बाद आपको कस्टमर का अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। तो उसी समय मैंने मार्केटिंग का सोचा कि जो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, फिर भी मैं एक एड दे रहा था सैटरडे को, ताकि मैं संडे को उसके ऊपर वर्क कर पाऊँ। तो सैटरडे एड हुआ, जितने भी इंक्वाइरीज आती थी मैं लिखता था, संडे को मैं निकल जाता साउथ गुजरात में। साउथ गुजरात मतलब कि बड़ौदा से लेके वापी वलसाड तक, ये जोन में मैं एडवर्टाइजमेंट दे रहा था, और उससे जो रिस्पॉन्स आते थे मैं कलेक्ट कर रहा था। उसके बाद 10-12 दिन के बाद सिस्टम यहाँ से बन के वहाँ पे आती थी, और मैं अपने जो वहाँ के लोकल पीपल्स थे, प्लम्बर्स बोलते हैं, उसको लेके इंस्टॉलेशन पे चला जाता था संडे। तो ऐसे 2 साल में मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स ऐसे निकाला कि सैटरडे को एड देना है, संडे को सबको मिलना है, और नेक्स्ट सैटरडे इंस्टॉलेशन करने जाना है। तो उससे क्या हुआ कि MBA चल रहा था, मार्केटिंग का फंडा भी पूरा क्लियर भी नहीं था, लेकिन एक चीज़ क्लियर हुई कि आपको मार्केट में नेटवर्किंग करना है, बिजनेस करना है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्काई इज द लिमिट, आप कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी बेच सकते हो। अगर मैंने वही स्टोर गोंडल में कोई चीज़ का खोला है तो मेरी लिमिट क्या है, तो कि मैं एक जगह पे शॉप पे बैठा हूँ, कस्टमर को जो भी अटैक कर रहा हूँ गोंडल या गोंडल के आसपास से, वही कस्टमर मेरे पास आएंगे, उतना ही मेरा सेल होगा, उतना ही मेरी अर्निंग होगी। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपने प्रोडक्ट जो भी सिलेक्ट किया उसको बेचने के लिए आपके पास कोई एरिया की बाउंडेशन ही नहीं है, आप कहीं पे भी बेच सकते हो। तो वो मैंने सीखा कि साउथ गुजरात में बड़ौदा से लेके वापी तक, वलसाड तक मैंने ये काम किया, अच्छी रिस्पॉन्स आनी शुरू हुई। तो क्लिक हुआ कि भाई ये चीज़ ऐसे ही करेंगे गुजरात में, बाद में इंडिया में, और बाद में बाहर, तो अपना बिजनेस डेवलप होगा। तो तभी मैंने जैसे MBA ख़त्म किया तो वापस सौराष्ट्र गुजरात में आके, मतलब गोंडल में आके वापस उसका नेटवर्किंग चालू किया, भावनगर, जामनगर, उसके बाद बाकी कच्छ एरिया, सब जगह पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे नेटवर्क करता रहा। तो ओवरऑल ये बिजनेस अपना रेट एक सेट हो गया कि चलो। लेकिन उसके बाद भी अब वॉल्यूम बढ़ा, डिमांड बढ़ी, तो अपने पास तो वही पुराना जो भी छोटी जगह थी, तो उसके लिए अपने पास पैसे इतने नहीं थे कि हम एक जगह ले और कंस्ट्रक्शन करें, इंडस्ट्रीज बनाए। तब मेरे नीत भाई जो है मेरे चाइल्डहुड के फ्रेंड, उसके मामा ने एक जगह हमें गिफ्ट में दी। गिफ्ट इन द सेंस कि आपको जब भी मन करे पैसे देना, एक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बोलो, सोशल सपोर्ट मानो, तो उसके पास ऑयल इंडस्ट्री थी, GIDC जो अपनी यहाँ पे श्री होटल है ना, वो नहीं थी, उसके पीछे कुछ भी नहीं था, समझो तब की बात कर रहा हूँ। मतलब कि 2 ऑयल इंडस्ट्रीज थी, भारत मिल और दूसरी 1-2। तो उसने हमें ये जगह दी, जगह तो दे दी, लेकिन जगह के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। मैं गया देना बैंक में मिलने के लिए, तब ऐसी सिचुएशन है, मैनेजर साहब को मैंने बोला कि सर हमें लोन चाहिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो बोले कौन सी चीज़ बनानी? मैंने बोला सर सोलर वाटर हीटर। वो चीज़ क्या होती है? मतलब मैनेजर था, फिर भी सोलर वाटर हीटर इतना पॉपुलर नहीं था, नॉलेज में नहीं था। तो कि नहीं ऐसे चीज़ में हम आपको लोन नहीं दे सकते। मैंने बोला सर क्यों नहीं? तो कि देखो आप कंप्यूटर की बात करो, सबको मालूम है, आप उसके लिए बिजनेस करो, हम आपको दे देंगे। तो मैंने उसको मतलब आर्ग्यूमेंट किया ऐसा कि भी सर जो चीज़ जानते हो वो तो सब जानते हैं, उसमें मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, वो तो मुझे भी आइडिया कि उसमें मैं मेहनत करके कुछ कमाऊंगा नहीं। जो चीज़ नहीं है उसके लिए डिमांड है। आप आज की बात करें कंप्यूटर की, लेकिन
10 साल पहले आप सोचो, आपको भी इस कंप्यूटर का क्या नॉलेज था, आप समझ रहे थे कंप्यूटर क्या है, उससे क्या होगा, तब कोई बंदा आया होगा तब उसको लोन नहीं मिली होगी। तो वही सिचुएशन मेरी है कि भाई मैं नई प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको जो समझना मैं समझाऊँ, उसके लिए मार्केट कितना होगा कितना नहीं वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप कन्विंस तो हो कि सोलर एक प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आया। तब वो स्टार्टअप का वो कल्चर भी नहीं था, उस तरह की कुछ बातें भी समझते भी नहीं कि भाई देखो, एक स्टार्टअप को कैसे ये किया तो जाए। सर स्टार्टअप ना ही गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी भी थी आई थिंक। नहीं, कुछ भी नहीं सर। वो क्या था कि इतने टाइम पहले आप अपना जो बिजनेस जो चलाता वही आगे बढ़ते थे, बाकी सब जो भी करते थे, तब ये कल्चर नहीं। ये तो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में जो डेवलप किए हैं ना इंडिया को, उसमें ये सब नई चीज़ है कि उसको एक बूस्ट मिला है प्रॉपर। हाँ, मोदी साहब का विजन जो भी है उसमें क्या है कि वर्ल्ड में हमें स्प्रेड होना, अच्छा अपना एक इकोनॉमी अच्छा बनाना इंडिया को, इसीलिए ये सब स्टार्टअप करने के लिए लगे हैं कि भाई स्टार्टअप करेंगे 100 में से 10 आइडिया क्लिक होंगे तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बनेगी, बन सकती है। तो वो अभी का टाइम है, तब कुछ नहीं था। तब नहीं था। तब हमने क्या किया, पर्सनली एक अपना फेवर लेके जो बड़े बड़े प्लेयर थे इंडिया के गोंडल के, उसकी फेवर लेके हमने कोऑपरेटिव बैंक में जाके लोन लिया जबरदस्ती। मतलब कि एक सपोर्ट था कि इसको लोन दो, नहीं आएगा तो हम पैसा वापस कर देंगे, ऐसा एक सपोर्ट था। तो वो भी एक सोशल सपोर्ट था फैमिली का। तो ये दो चीज़ से हम लोन मिला, हमने आगे बढ़ाया और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो ऐसा करके अभी आज की डेट में हम उसको जो सोलर इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशनरी, आपको सबको मालूम है कि भी इंडिया में सबसे ज़्यादा और वर्ल्ड वाइड सोलर सेक्टर है, बहुत बूमिंग में है। तो उसको छोड़ के उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो भी पार्ट्स लगते हैं, जो भी कास्टिंग लगती है, या ऐसी ऐसी चीज़ करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने सेट करके अभी हम चला रहे हैं। और ये सब चीज़ है वो हमारी टीम वर्क का है, मतलब कि एक टीम वर्क जो होनी चाहिए, आपका फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, वो सब होगा तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं। मतलब कि आपको एक क्या है कि एक टेंशन नहीं होती कि भाई मुझे अकेला करना है, ग्रुप है, टीम है, तो आप कर सकते हो। मतलब कि दोस्त हो, भाई हो, कोई भी फैमिली में साथ में है तो आपको ये सोच नहीं आएगी कि भाई नेगेटिविटी, जो भी है चीज़ पॉजिटिवली आप आगे बढ़ते हो। सही। आपने पहले जो नाम रखा था वो सन रे रखा था, राइट? राइट, पहला नाम सन रे। सन रे। उसके बाद अभी जो है यूरोटॉन। अभी यूरोप। तो ये यूरोटॉन के पीछे कोई कहानी है, कोई रीजन है इसका? अभी बिजनेस देखो, बिजनेस है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बिजनेस ऐसा है कि भी कर सकते हैं, अच्छा है, अच्छी अर्निंग है और बिजनेस करना ही चाहिए सब, लेकिन फॉल बैक डाउन एंड अप आते रहते हैं बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि हम भी एक स्टेज पे थे कि हमने इतने समय में इतना कर लिया तो हम और भी आगे बढ़े, इसीलिए हमने अहमदाबाद में शिफ्ट किया कि गोंडल टाउन है वो छोटा है, ऐसा ज़्यादा हम बच्चे थे समझो। तो लोगों ने ऐसा कि आपको बहुत अच्छी तरह स्प्रेड होना है तो आप अहमदाबाद चले जाओ, अहमदाबाद में सेटअप होगा तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ओके, बात सही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई अहमदाबाद जाने के बाद कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलती हो गई, हमें किसी ने प्रॉब्लम में हम आ गए तो हमारा वहाँ पे हमें वो कंपनी छोड़ना पड़ा। फिर भी वो चीज़ 2013 में हुई, फिर भी हमने वहाँ पे यूरोटॉन स्टार्ट किया वापस अगेन यही सेक्टर में, लेकिन 10 साल में जो कंपनी आज है ना उससे 10 गुना ज़्यादा हम आगे हैं। रीज़न क्या है कि भाई एक चीज़ कि भाई आप डाउन हुए, बिजनेस में अप एंड डाउन्स रहते हैं, तो उससे भी कभी हारना नहीं चाहिए। अभी हम आप समझो कि जब भी समझे जो लेवल पे था 2012-13 में, मतलब कि तभी हमारी करीबन टर्नओवर 70-80 CR थी 2010 में, तो वो एक अच्छा लेवल था। फिर भी वहाँ से हम जीरो पे आ गए तो क्या करें, अब क्या करना, मतलब ऐसा नहीं कि अब सब कुछ चला गया तो हम वापस जॉब शुरू कर। हम 4 लोग थे, चारों को एक ही डिसीजन था कि नहीं वापस यही करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। तो एक चारों की एक जो यूनिटी थी उसमें पॉजिटिवनेस था कि भी नहीं हमें करना है, चला गया तो चला गया, छोड़ दो, अपनी गलती थी, किसी ने फ्रॉड किया अपने साथ तो हो गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में कभी हारना नहीं चाहिए, जो भी है एक ठान लो आप कि भाई हमें ये करना है तो होगा ही होगा। आप मन से दिल से काम करेंगे ना तो 100% आपको वो अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने वापस उसको खड़ा किया। आज की डेट में हम 300 करोड़ पे हम बिजनेस चला रहे हैं। 300 करोड़ 300 करोड़ रेवेन्यू आपका 300 करोड़ टर्नओवर आपका 300 करोड़ से वो ग्रुप का सबका, मतलब कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन सब प्लांट आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से अच्छी अर्निंग हो रही है, वो 10 साल की हमारी ग्रोथ है। तो उसमें क्या चीज़ थी तो कभी मैं
हमें हकारात्मक पॉजिटिवली सब चीज़ लेके एक मेहनत करनी है। सबसे पहला बिजनेस का बेस है कि आपको हार्ड वर्क करना है। और आज की डेट में, तब तो हार्ड वर्क था, मैं तो आपको ये बताऊंगा आज की डेट में आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, स्कोप भी बहुत है। तब इतने स्कोप नहीं थे, आज स्कोप बढ़ गए तो कॉम्पिटिटर बढ़ गए, कंपटीशन में आपको काम करना है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क ये फील्ड में मस्ट है, वो करेंगे तो आप कभी फेलियर का आपको चांस ही नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा चीज़ है कि भी आपके पास कुछ इनोवेशन ऐसे होने चाहिए। आप स्टूडेंट हो, अभी तो आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद आप कॉलेज करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको एक ऐसा नहीं कि भी टेक्निकली बंदा होना चाहिए कि टेक्निकल पर्सन से ही बिजनेस होगा, नहीं, कॉमर्शियल बंदा भी रहता है ना तो वो भी बिजनेस कर सकता है। मेरे पास, आप सबने ओला का नाम सुना है, ओला उबर, राइट? तो ओला उबर क्या है, तो कि कॉमर्शियल ही डेवलप हुआ बिजनेस है। एक आइडिया, एक थिंक थी, एक सोच थी कि एक मोबाइल पे या एक एप्स पे आप इतना बड़ा बिजनेस करेंगे। ओयो क्या है, ओयो भी एक ऐसा ही माध्यम है कि जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके एक दिमाग में क्लिक हुआ, वो एक कॉमर्शियल, एक आप सॉफ्टवेयर बराबर साइंस है, लेकिन सोच जो थी वो कॉमर्शियल बंदे के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाय ऐप दिया उन्होंने। बाय ऐप दिया, कुछ भी नहीं। आज की डेट में मतलब कि इतनी सारी प्रॉपर्टी में और इतना बड़ा बिजनेस कर रहे लोग, तो किसी ऐप के थ्रू, तो ऐप का एक सोच आया जो, तो उसमें कहाँ उसको इतना टेक्निकली वो साउंड करना पड़ा कि भाई ओला, उबर और इवन ये ओयो, सब ऐसे चीज़ें कि जो कॉमर्स साइड थिंकिंग हुई और उसने इतना बड़ा बिजनेस किया। अच्छा, आपका अभी यूएसपी क्या है? वैसे आप जो अभी बिजनेस है उसमें यूएसपी क्या कहेंगे आप? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपका क्या है इसमें? क्यों ऐसा है कि यूरोटम फेमस हुआ? बहुत सारी ब्रांड तो बहुत सारी आई थी, राइट, तो ऐसा क्या डिफरेंशिएटर है कि जिसकी वजह से आप सर इसमें आगे समय बढ़े? के, एक चीज़ है समय के साथ चलना और समय से आगे सोच लेना, ये बहुत चीज़ सही। होनी चाहिए। अभी जो बिजनेस कर रहे हैं मेरे साथ, समझो यूराटोम के साथ, आप सब ने सुना है कि वाटर, सोलर वाटर हीटर बहुत कॉमन हो गया, धीरे धीरे वो सिटी से लेके गांव तक बढ़ गया, मतलब गांव में सेलिंग होना शुरू हुई, सिटी में कम हो गई। तो वो समय के साथ आप चल रहे थे, समय के आगे क्या सोचना है, तो कि समय के आगे ये सोचना है कि भी इसके बाद का प्रोडक्ट क्या है। लोग वाटर हीटर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, तो हीट पंप। मेरे फील्ड में बताऊं तो मैं हीट पंप बोल रहा हूँ। क्यों क्या करता है हीट पंप? बाय द वे, हीट पंप वो भी एक गर्म पानी करने का जरिया है, लेकिन नेचुरल सोर्स नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन उसमें पावर सेविंग 75% है। आप ऑर्डिनरी हीटर लगाएंगे, उसमें 10 लीटर गर्म करेंगे, जितने यूनिट कंज्यूम होगा ना, उससे 25% मतलब 2.5 यूनिट ही उतने ही पानी को गर्म करने के लिए हीट पंप लेगा। तो अच्छा। एक वो क्यों सोच आई कि या ऐसी प्रोडक्ट क्यों डेवलप हुई, तो कि भाई समय के आगे थोड़ा सोचेंगे तो भाई इसके बाद क्या आने वाला है, तो कि भाई लोग अभी जो दिन डे बाय डे छोटी छोटी जगह पे जा रहे हैं, मतलब लैंड कॉस्टली हो रही है, सिटी बढ़ते जा रहे हैं, सिटी में लोग मूवमेंट करे, गांव को छोड़, गांव में जगह थी लेकिन वहाँ रहना नहीं चाहते कोई, सिटी में गए तो सिटी में अपार्टमेंट में रहना है या छोटी जगह पे आपको घर बनाना है, वहाँ तो इतना फ्री में या सस्ते में तो मिल नहीं रहा, तो छोटी जगह पे ये सब सॉल्यूशन, सब चीज़ चाहिए आदमी को। स्कूटर पार्किंग भी चाहिए, कार पार्किंग भी चाहिए, टेरेस भी चाहिए, राइट? तो उसी में आप घर में, नए घर में आप जाएंगे तो कितनी सारी चीज़ है कि सबको कहाँ एकोमोडेट करेंगे, तो वही चीज़ है कि भी सोलर लोगों के दिमाग से वाटर हीटर नेचुरल सोर्स इसीलिए हटा, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बहुत प्रूवन है, अच्छा है, लेकिन रूफटॉप आने के बाद रूफटॉप आया इसीलिए कि जगह कम पड़ने लगी, सब लोग सोलर पैनल्स लगा देते हैं टेरेस पे, टेरेस ऑक्यूपाइड हो गया तो अब जगह ही कहाँ बची सोलर वाटर हीटर के लिए कि वहाँ पे गर्म पानी उसके लिए कर पाए। तो ये चीज़ छोटी जगह में, कॉम्पैक्ट जगह में हो, और अगेन कि कॉस्टली होता जा रहा है सब चीज़, तो ऑर्डिनरी हीटर लगाएंगे, कॉस्ट जा रही है, राइट? तो उससे एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट ऐसी बने कि वही चीज़ उतने में ही उसके 5 टाइम्स ज़्यादा भी आपको रिजल्ट दे। जगह का प्रॉब्लम जहाँ पे है खास तौर पे, वहाँ पे जो हमारा ऑर्डिनरी हीटर आता है उसके कंपैरिजन में आप जो ये कह रहे हैं हीट पंप, वो आप बना रहे हैं जो कि 75% एनर्जी सेविंग करता है, यानी 25% एनर्जी से ही वो चल जाता है, राइट? तो ये चीज़ ऐसी सोच आई तो कि भाई आज तो चल रहा है वाटर हीटर, लेकिन आगे के लिए ये सोचा, तो अपनी यूएसपी है कि मार्केट जो चल रहा है उससे आपको एक कदम आगे रहने की सोच ऑलवेज रखनी है। ऐसा नहीं कि हर दिन नया सोच आएगा, हर दिन नई प्रोडक्ट आएगी, नहीं, हर एक प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है, 10 साल 20 साल का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो बोलते हैं, वो साइकिल के बाद डाउन ट्रेंड आता है, तो तुरंत वो डाउन ट्रेंड में जब फॉल होता है ना प्रोडक्ट का, तभी आपको एक दूसरी प्रोडक्ट की तरफ मूव करना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट।
तो तभी आपको आपका बिजनेस स्टेबल है, मतलब कि तो आप टिक सकते हैं मार्केट। हाँ ठीक सर, मतलब कि ऊपर नीचे तो आते रहेंगे, आपको बताएं कि भी हर एक प्रोडक्ट कौन सी लाइफ टाइम प्रोडक्ट चले, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आज डेवलप हुई और सालों से चलती है, नहीं नहीं होगी। आप Change सोचो होगी। कोई भी प्रोडक्ट सोचो, ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं है दुनिया में कि जो आज चली और सालों से चलती है, उसमें चेंज होते रहते, नई नई चीज़ अपडेट होती। मोबाइल जब पहला मैंने लिया कीपैड वाला, तो टिंग 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 करके हम डायल करते, मैसेज पढ़ना था, मतलब ये बाकी सब नहीं होता। तभी हमने देखा कि इंग्लिश मूवीज में हम देख रहे थे कि उसमें ये लोग बाहर, मतलब मोबाइल नहीं था उसके पहले हमने देखा था कि वो एक छोटा सा पीस लेके बात कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, हर एक चीज मूवी में भी जो आ रही है ना सर, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊं कि 10 या 15 साल में वो लाइव में हम फील कर रहे हैं, ऐसा होता है। आज की डेट में हम सोच रहे कि उड़ती कार, फ्लाइंग कार डेफिनेटली आएगी। उसमें आप सभी ने सोचा है कि स्पेस में रिवॉल्यूशनरी क्या हो रहा है, स्पेस शटल्स या स्पेस में होटल्स बनने का सोच आ रहा है, लोगों को स्पेस में घूमने का सोच आ रहा है। क्यों? ऐसा भी है ना कि अभी हम जमीन को नहीं देख पाए पूरा और लोग स्पेस की सोच रहे, लेकिन वो टाइम आने वाला है, उड़ती कार भी आएगी सर। वो ऐसा ऐसा उसको वो दिन ज्यादा दूर नहीं। मैंने मोबाइल देखा था तो कि भाई वो स्मार्टफोन था, तब हम कीपैड यूज करें, सोचा कि ऐसा तो होगा कि नहीं, कभी नहीं आता, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आए हम सब लोगों के पास मोबाइल है। यानी जो विजुअलाइज एक बार हो जाता है वो कहीं ना कहीं मटेरियलाइज भी एक बार तो होता ही है। सोच आई ना, सोच आई तो एक बार तो बनेगा। वो डेवलप होगा ही होगा, आप समझो। क्योंकि सोच तभी आती है कि जब बंदे के पास पावर है, मतलब सोचने का पावर है, तो बनाने का तो पावर है ही है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। यानी जो मैं समझ पा रहा हूँ वो पहले आपने सोलर हीटर बनाया, इसके बाद आपने सोलर पैनल्स के ऊपर आप गए और अभी आप सोलर पंप के ऊपर जा रहे हैं, या ऑलरेडी बन चुका है? अभी पंप्स तो डेवलप हो चुके हैं, सोलर पंप ऑलरेडी वो बन भी चुके हैं। स्टेज वाइज हीट पंप जो हाँ, कह रहे हीट हैं। पंप बन चुके हैं, हीट पंप अभी ऑलरेडी बन मार्केट चुके में दे हैं। रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है अभी आपकी? इसको छोड़ के मतलब कि सोलर पंप्स है, सोलर पंप्स, हीट पंप अलग है, वो गर्म अच्छा। पानी के लिए। सोलर पंप कि भी जहाँ पे अपने इंडिया में अभी भी क्या है कि बहुत सारे एरिया ऐसे है कि जो रिमोटेड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि भी उसको भी वहाँ ज़मीन है, उसको पानी चाहिए, वो अपने प्लांट्स के लिए या जो भी बोल रहे हैं उसको पकाने के लिए बस पानी तो चाहिए। तो सरकार वहाँ पे बिजली नहीं पहुँचा रही, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया उसको सोलर पंप्स का। तो वो जो सोलर पंप्स ऑर्डिनरी पंप्स थे, वो भी क्या था, एसी पंप्स बोलते हैं उसको हम, ऑल्टरनेटिव करंट, तो वो क्या हायर पावर लेते हैं। अब उसकी सोच थी कि उसको भी सोलर से चले, ओके ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंसिव हो रहे थे। एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा पावर चाहिए उसको पैनल से, तो भी एक्सपेंसिव हो रहे थे। तब बाहर से जर्मन से 2 कंपनी आई, उसने एक डीसी पावर्स बनाए, डीसी मोटर्स। तो डीसी मोटर्स क्या करता है कि भाई कम पावर लेता है ऑर्डिनरी से, एसी पंप इसी से थोड़ा सा कम लेगा। हाँ कम लेता है और ज़्यादा चलता है, मतलब सुबह थोड़ी सी बीएलडीसी भी आ गया ना अभी तो। हाँ अभी बीएलडीसी आ गया, लेकिन एसी का जो था वो क्या है कि कम पावर ले रहा था, तो डेवलप हुआ। हमने क्या किया, उससे एक स्टेप आगे सोचा कि भी बीएलडीसी करते, ब्रशलेस डीसी मोटर। तो ब्रशलेस डीसी मोटर और भी एफिशिएंट हुआ, पावर से और हुआ, तो उससे ही एक प्रोडक्ट हमारे सामने आई, तो हमने उसको डेवलप किया। तो आज की डेट में वो भी प्रोडक्ट हमने लास्ट ईयर उसको स्टार्ट किया है, और इस साल ज़्यादा तो नहीं, मुझे मालूम नहीं बाकी सब लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया ना उस साल 80 लाख का बिजनेस था, आज इस साल 12 करोड़ का है, और अगले साल हमारा टर्नओवर उसका 60 to 70 करोड़ का टारगेट है। अलग इंडस्ट्री से अलग। आप जे करो बना रहे हो, इसमें लीनियर नहीं जा रहा, जे करो बन रहा है आपका। बहुत अच्छा। उसका रीजन है कि भाई हमने देख लिया कि पब्लिक को क्या चाहिए, सरकार क्या सोच रही है। अब आज की डेट में किसी को भी पूछो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, तो किसकी फेवर में है, तो किस गवर्नमेंट सोलर ही सोच रही है, तो अपनी फेवरेबल ग्रीन एनर्जी के बारे में ज्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि आज की डेट में सबको मालूम है कि डे बाय डे सब जो नेचुरल सोर्स है, आप कोयला गिनो या पेट्रोलियम का जो भी चीज़ हमें मिल रही है, वो सब कम होती जा रही है। तो आगे जाके पूरे वर्ल्ड में एक ही सबके साथ सोचा है कि रिन्यूएबल या विंड या सोलर पावर कैसे भी करके एनर्जी जनरेट करो, क्योंकि किसी को रोकना तो है ही नहीं। आप ऐसा सोचेंगे कि कल उठ के हम कार में नहीं जाएंगे, बड़द गाड़ी बैलगाड़ी में या हॉर्स कार्ट में हम जाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे। हमें आगे ही बढ़ना है, हमें आगे अच्छी फैसिलिटी चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए, आपको खुद को एनर्जी चाहिए, आपकी इंडस्ट्रीज को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी निकलेगी कहाँ से? तो गवर्नमेंट ने वही सोचा, नेचुरल सोर्स। तो मैं ये बता रहा हूँ, आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर जो भी है, वो 2-4 सेक्टर ऐसे है कि जो बूमिंग में आएंगे,
वो भी उसमें भी एक सोलर इंडस्ट्री, रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज है। अभी आपके ये जो पूरी जर्नी है बिल्कुल धीरे से शुरू करते करते एकदम शाइन पे आई। कभी ऐसा हुआ मिस कि जहाँ पे आपको लगा कि अब गिव अप कर दूं, मिस आपने कभी ऐसी मोमेंट्स आई? सर वही जो 2011 में हमने कंपनी लॉस कर दी, मतलब कि किसी ने गलती से, मतलब हमें हमारे साथ वो करके गलत काम करके वो कंपनी लेके गए। तब कैसा लगा था मिस? घर में माहौल क्या था? घर में माहौल मतलब हर एक चीज़ होती है कि इतना अच्छा सेटअप करने के बाद वापस आप डाउन में आ जाएंगे, जीरो लेवल पे, तो सबको बहुत दुख हुआ। मतलब कि मेरी मदर को तो इतना वो सेटबैक हुआ कि वो उसके बाद वो उसका मतलब परमानेंटली एक दो चीज़ का उसका वो क्या बोलते हैं पार्किंग सेंस, हाथ हिलना ऐसा हो गया, क्योंकि उसको ऐसा सदमा लगा कि अभी तो हम हार्ड वर्क कर रहे थे, 10 साल आए अच्छे कि हम थोड़े अच्छे पैसे कमाने लगे, अच्छे घर पे रहने के, और वापस हम जीरो पे आ गए, तो सेटबैक तो होगा। लेकिन सबको ये हिम्मत देने वाले मेरे पिताजी थे, कोई चीज़ नहीं, भूल जाओ, जो हुआ वो तो हो गया, अभी उसको क्या ऐसे आप उसको वापस तो नहीं ला सकते, कल का सोचो, कल क्या करना है, आज से सोचना शुरू करो, कल का काम सोचेंगे तो काम होगा। उसका जो पॉजिटिवनेस था ना, पॉजिटिव थिंकिंग, वही चीज उस टाइम पे हमें भी ऐसा लगा था अब हम क्या कर पाएंगे, पैसे नहीं है सर, आपके पास पैसे नहीं है, समझो आप जीरो पे आ गए। अब मैंने वैसे बच्चों को जैसे बोल रहा हूँ ना कि भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको फैमिली बैकग्राउंड चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वो भी नहीं था। तो ऐसे में ऐसा सोच आता है कि भाई अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करे क्या ना करे, वैसी सोच आ गई थी। तब जाके पिताजी ने हौसला दिया कि जो भी चीज़ था छोड़ दो। ऐसा भी लगा था मुझे, मैंने तो ऐसा भी बोल दिया एक टाइम पे कि हम उसको देख लेंगे, ऑब्वियस है कि होता है तब एक मोमेंट इतना वो गुस्सा आ गया कि हमने बोल दिया हम उसको देख लेंगे, कैसे भी उसको पार नीचे गिरा देंगे, ऐसा ऐसा पॉजिटिवली हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको तो भी मेरे पिताजी ने यही बोला, देखो दूसरे की लाइन छोटी करने की बजाय आप अपनी लाइन बड़ी करो, तभी आप सक्सेस होगे। तो वही चीज हमें अच्छी लगी। अभी आगे का आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इस कंपनी के साथ? क्या सोचते हैं आप फ्यूचर पे? आप कहाँ पे सोचते हो? सर अभी तो मेरा जो एक ग्रुप ऑफ कंपनी का जो टर्नओवर है वो करीबन में 1000 से ऊपर 2-4 साल में ले जाओ, वही एक विजन है। लेकिन उसमें प्रोडक्ट एडिशन करने हैं। प्रोडक्ट एडिशन इसलिए जरूरी कि एक ही प्रोडक्ट से आप इतना लंबा और इतना टर्नओवर में नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम कंपटीशन भी आ रही है ना, आपके सामने कॉम्पिटिटर आ रहे, उसके सामने भी लड़ना, कस्टमर को सेटिस्फाइड भी करना, तो हर एक चीज़ में आपको नई प्रोडक्ट लानी है। आज हम जो साइकिल्स का रेट्रोफिट किट बना रहे हैं, कोई भी साइकिल, जैसे बच्चों ने सबने देखा था ना एग्जीबिशन में, और साइकिल्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स बना, तो ऐसा रेट्रोफिट फिटिंग जो हम कर दे रहे हैं ना, वो चीज़ को आगे बढ़ के हम बाइक्स में और इवन कार के लिए जो टेस्ला कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज करी ना कार में, और ऑलरेडी हमने उसमें स्टार्ट कर दिया R&D। मतलब कि मेरा जो आपको मैं एक चीज बता दूं, बिजनेस सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे बिजनेस है, मेरे साथ बहुत सारी टीम है, वो हर एक बंदा एक एक सेक्टर देख रहा है। कोई पंप्स BLDC टेक्नोलॉजी देख रहा है, कोई सोलर पावर पैनल्स में टेक्नोलॉजी में नया क्या आ रहा है वो देख रहा है, तो मेरे जैसे 2-3 लोग हैं वो मार्केटिंग में स्ट्रेटेजी क्या करना वो देख रहे। तो इसमें एक मेरा साथ जो बंदा है जिसको मैंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने साथ लिया है, मतलब बिजनेस में हर एक चीज़ अपनी सोच से नहीं आती, तो किसी ना किसी को गैदर करके हम साथ में लेके चलना होता है। तो हमने टेक्नोलॉजिकली जो बंदा एक साउंड था, जो स्टूडेंट था, और स्टूडेंट ने अच्छी चीज़ दिखाई मुझे, BLDC टेक्नोलॉजी, राइट। ये एक पॉइंट है कि स्टार्टअप में आपको कभी भी ये चीज़ काम आ सकती है। आपके पास अच्छी चीज़ है, अच्छा थॉट है, तो आप किसी को भी आगे रख के इंडस्ट्रीज जो इस सेक्टर में उसको लगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, उसमें आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। तो वही एक बंदा आया था, उसने मुझे प्रपोजल दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सर्टेन पैसे इन्वेस्ट किए, तो उसने पंप्स डेवलप किए, अच्छा बिजनेस शुरू हुआ। हमने BLDC मिड ड्राइव किट डेवलप किया, तो उसका अभी बिजनेस अभी आगे मार्केटिंग करेंगे। लेकिन अभी भी एक नया जो टेक्नोलॉजी आया, टेस्ला जो यूज कर रहा है कार में, वो कार का मोटर बनाने का हमारा अभी R&D ऑलरेडी चल रहा है। तो आगे जाके वो हमारे इंडक्शन मोटर यूज करता है शायद टेस्ला, राइट, वो आप बनाने का सोच रहे हो? अभी कर रहे हैं ऑलरेडी। जो बंदा है मेरे साथ है वो PhD में, ऑलमोस्ट PhD उसका खत्म हुआ है। अच्छा। मैं वही चीज समझाना चाहता हूँ कि भाई हर एक चीज अपने अकेले से नहीं होती, टीम वर्क से होती है।
तो उसका पीएचडी जस्ट खत्म होगा तब तक उसका प्रोडक्ट वो डेवलप हो जाएगा, अभी वो चल रहा है उसमें, तो वो मोटर में काम करेंगे आगे जाके। अभी से मैं इतना लंबा फ्यूचर तो नहीं देख पाऊंगा और क्या प्रोडक्ट आएगी, लेकिन ये तो आएगी आएगी। दूसरे कि भी पेट्रोल पंप्स, डीजल पंप्स, सीएनजी पंप्स, अभी और उसमें आगे आ गया कौन सा मालूम है किसी को? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी, क्या फ्यूल का नाम। फ्यूल में और क्या चीज आएगी? जो हाइड्रोजन, अपकमिंग टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन है, जो कि रिलायंस ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए सर्टेन ट्रक्स में, ये सब में डेवलप कर। तो ईवी भी एक सेक्टर आ गया। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बाद क्या आया? ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल कार जो आ रही है वो चार्ज करने के लिए घर पे तो प्लग लगाते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? देखा है कहीं पे चार्जिंग स्टेशन, राइट? धीरे धीरे साइलेंटली वो काम कर रहा है। देखो हर एक जगह पे, हर एक होटल पे, अच्छी वाली होटल रहेगी ना हाईवे पे, तो वहां पे चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। मैं अभी लास्ट वीक पूरा ईवी कार पे जोधपुर जाके आया, 5 बार रुकना पड़ा, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं एक्सपीरियंस करने के लिए ईवी कार लेके गया था कि भी कितनी बार खड़ा रहना पड़ेगा, मिलेगा कि नहीं स्टेशन, कितने परेशान होगी, तो एक ट्रायल करने के लिए मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हर जगह पे मैप में ढूंढ लिया कहाँ पे स्टेशन है, किलोमीटर देखे, अभी मेरी कार इतनी चलेगी, अभी आगे जाके मुझे यहाँ पे रुकूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा शेड्यूल बन गया। तो मतलब ईवी एक साइलेंटली आगे बढ़ रहा है, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी ईवी स्टेशन के लिए, मतलब मल्टीपल स्टेशन यूराटोम के हो ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। और वो भी स्टेशन अलग तरीके से, मतलब कि ऑर्डिनरी पावर से ईवी चार्ज हुआ ऐसा नहीं, सोलर बेस, मतलब उसके पीछे सोलर का फार्म हो गया, पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं आपके ही सोलर पैनल से, और आपका ही डे आवर्स में पूरा सोलर पावर ही आएगा जो ईवी को चार्ज करेगा, नाइट में रेगुलर पावर लेंगे। तो ऐसा कुछ, तो वो एक शॉर्ट टाइम का थिंकिंग है, क्योंकि वो देख रहे हैं हम फ्यूचर को कि वैसा आने वाला, लेकिन लंबे टाइम के लिए तो अभी विजन इतना नहीं दूर जा रहा, लेकिन कोई ना कोई चीज टाइम टू टाइम आपके सामने आती मिलती जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, बच्चों के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिजनेस रिलेटेड आप बहुत अच्छे से बता सकेंगे। बिजनेस के लिए आपके तौर पे रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या है? अगर मतलब स्टूडेंट्स, अगर बच्चे सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है, तो कौन सी रिक्वायर्ड स्किल्स उन्हें उनके पास होनी चाहिए? सबसे पहले आपका माइंडसेट, मतलब कि सॉलिड आपका थिंकिंग होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि ये चीज मुझे करनी है। अब कैसे होगी उसका रास्ते मिलेंगे, लेकिन पहले दिमाग में सोच तो लानी है कि ये चीज मुझे करनी, मतलब कि आपके दिमाग में बिजनेस, कौन सा बिजनेस तो सबको करना है, फाउंडर माइंडसेट कहते हैं इसको, फाउंडर माइंडसेट। बिजनेस में कौन सी प्रोडक्ट को लेके आपको करना है बिजनेस, वो एक सोच लाएंगे ना, तो अपने आप रास्ते धीरे धीरे खुलेंगे। अब आप एकदम ग्राउंड लेवल पे हो और आपको बिजनेस करना है तो बोलेंगे पैसे नहीं है, राइट, ऑब्वियस है कि इतने सीधा इतना बड़ा बिजनेस नहीं होगा। तो जैसे स्टार्टअप है, स्टार्टअप में गवर्नमेंट आपको सर्टेन फंड देती है, लेकिन उससे इतना बड़ा बिजनेस नहीं होगा। लेकिन स्टार्टअप से आपको जो भी फंड मिलता है ना, आपका बिजनेस का जो आइडिया है, उसके लिए शुरुआत आपकी हो जाती है। उसके बाद आप वही शुरुआत करके थोड़े लेवल पे 6-8 महीने 1 साल तक कुछ उसमें काम करते हैं, तो आपको एक लेवल मिल जाता है कि आप किसी के सामने बैठ के बात कर सकते हैं 1 साल या 2 साल, मतलब कि किसके सामने बैठना था कि वही सेम लेवल की कोई इंडस्ट्रीज को जिसको ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे मेरे लिए BLDC एडवांस था, वो बंदा मेरे पास आया तो मैंने उसको साथ में लिया, राइट। तो सेम चीज कि आपको एक तुरंत एक डोर ओपन हो जाता है कि भी स्टार्टअप कर दिया स्टार्ट, आपके पास अच्छी थिंकिंग है, या तो कॉमर्स की या तो टेक्निकली साउंड कोई प्रोडक्ट ऐसी दिमाग में है, तो तुरंत आप स्टार्टअप लेके उसको आगे बढ़े। उसके बाद 6-8 महीने उसमें काम करेंगे तो आपको खुद को वो इंडस्ट्रीज के सब चीज इनर आउटर साइड आपको समझ में आ जाती है, मतलब आप एक साउंड नॉलेज आपके पास आ जाता है। पहले क्या था, बुक्स का नॉलेज था, उसके नॉलेज से आपने सोचा कि ऐसा करना है, उसको डेवलप भी किया स्टार्टअप का हेल्प लेके गवर्नमेंट से, राइट। अभी हर एक चीज, छोटी छोटी चीज, कमी क्या है उसमें, अच्छी खासियत क्या है, वो सब चीज सब आपके सामने आ गए। तो आप एक कोई अच्छे इंडस्ट्रीज वाले को मिलेंगे तो डेफिनेटली उसको भी आगे बढ़ना है, तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं वो सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक अलग इंडस्ट्रीज या अलग परसेंटेज में आपको साथ में लेके आप कर सकते हैं। एक आपका स्टेप बन गया, पहला स्टेप। यानी आइडिया कुछ आपके पास ऐसा हो, आइडिया होना चाहिए कि भी आइडिया मतलब ऐसा भी नहीं कि भी
हर एक इतने सारे बच्चे हैं तो सबके दिमाग में हर एक आइडिया आएगा ऐसा नहीं, लेकिन कॉमन, लेकिन थोड़ा हट के प्रोडक्ट कॉमन है हाँ कॉमर्शियल हो या टेक्निकल इम्प्लीमेंट हो सके इस तरह का आइडिया। राइट। नहीं सर, अभी क्या है कि सोच आई है ना तो इम्प्लीमेंट भी होगा। मैं आपको बताऊं, वो डेफिनेट है कि भी आपके दिमाग में ऐसा सोच आया ना कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो 6 महीने 8 महीने 1 साल में उसके पीछे भागेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता आगे मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सोच आई लेकिन एकदम थर्ड क्लास सोच आई है, इसका कोई वजूद नहीं, मतलब बेस नहीं है, आप बात करो, ऐसा तो सोच बच्चा भी नहीं रखेगा। कोई भी चीज आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है तो उसके दिमाग में ऐसी सोच आएगी जो पॉजिटिवली मतलब कर पाते या पॉसिबल हो, ऐसी सोच आएगी। तो मैं नहीं मानता कि सोच आई तो वो पॉसिबल नहीं होगा ही होगा। हिम्मत चाहिए एक चीज को आगे रखने की किसी के सामने, चाहे वो थोड़ा बोल सकते हैं ना कि बिजनेस में कैसे बहुत सारी चीजें कि आप सोचते हैं, आपने वो देखा होगा अभी शो आ रहा है, फंडिंग करते हो, क्या बोलते हैं, शार्क टैंक, तो उसमें आपने कितनी प्रोडक्ट देखी, इनोवेटिव प्रोडक्ट भी है और कोई हंसने वाली भी प्रोडक्ट है, लेकिन हंसने की बात नहीं है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। ऐसी भी प्रोडक्ट है कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज क्या है। देखो एट द एंड हमें बिजनेस करके अर्न करना है। बिजनेस में ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है कि जो आपके दिमाग में नहीं बैठती है, राइट, लेकिन फिर भी मार्केट में तो चल ही रही है ना। तो ऐसा कभी नहीं समझना कि भी मैं ये किसी के सामने बोलूंगा या इसको बताया तो वो लोग हंसेंगे, ऐसी थोड़ी प्रोडक्ट होती है। नहीं, आइडिया लगा है, क्लिक हुआ है तो किसी के साथ शेयर करोगे ना तो कुछ ना कुछ उसमें आगे बात बनेगी। अच्छा, 3 अच्छे ऐसे सेक्टर्स बताइए जिसमें अच्छा बिजनेस होने की पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में। आजकल सबके दिमाग में आईटी है, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर कोई। ये पिछले 7 से 10 साल से मैं देख रहा हूँ बूमिंग सेक्टर में, राइट। तो अभी मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि भी अब इसमें डाउन आएगा, मतलब रिसेशन आएंगे, ऐसा लग रहा है आईटी में, लेकिन नहीं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहे हैं उसमें आईटी को छोड़ के, सपोर्ट को छोड़ के हम कुछ सोच ही नहीं सकते। अब क्या हुआ, डे बाय डे आईटी को साथ लेके बिजनेस हो रहे हैं, मतलब कि इवन फिजिकल बिजनेस जो भी है ना, सपोज में एज ए मैकेनिकल या मतलब कि वो वर्क कर रहा हूं, आईटी का सपोर्ट चाहिए और बाकी सब तो इतना आगे बढ़ गया। तो एक मेरे हिसाब से अभी भी आईटी का 10-20 साल इंडिया में तो फ्यूचर है ही। दूसरा ऐसा भी बोल सकते कि भी रिन्यूएबल, क्योंकि रिन्यूएबल जो भी है ना वो पूरे वर्ल्ड की डिमांड है। आज इंडिया, मैं आपको बताऊं ना कि इंडिया और चाइना जो साइज वाइज बड़े हैं, पॉपुलेशन वाइज बड़े हैं, फिर लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्ट डिमांड में भी मार्केट भी बड़ा है। पूरे वर्ल्ड से लोग इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में बिजनेस जमाने के लिए, काम करने के लिए यहाँ पे टाई अप कर रहे हैं। हमने भी 2 जगह पे टाई अप किया है यूराटोम ने, एक गवर्नमेंट के साथ, जर्मन गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, GIZ करके है, जर्मन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है कि जो इंडिया को डेवलप करने में सर्टेन सेक्टर में वो काम कर रहे, रिन्यूएबल हो या दूसरे सेक्टर उसमें काम कर रहे। हमने उसके साथ स्पेस हीटिंग का काम किया है। स्पेस हीटिंग मतलब अवकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेस हीटिंग मतलब उन लोगों ने जब बोला ना तो हमें ऐसा सोच भी नहीं सके स्पेस हीटिंग क्या है, कहाँ हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लेके बैठे और वो तो स्पेस की बात नहीं। उसने तुरंत बताया कि इंडिया में ऐसे सेक्टर से ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को रात को रहने के लिए घर में भी गर्मी नहीं मिल रही, मतलब इतना ठंडा प्रदेश। तो हमने पूछा कि उसमें क्या कर सकते हैं, तो कि घर को पूरी रात गर्म रखना है और होगा वो सोलर से होगा, तो उसको हम स्पेस हीटिंग बोलते हैं। तो उसमें उसने आइडियाज दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ है, तो हमने उसको तुरंत एक्सेप्ट किया। और लेह लद्दाख में जो भी घर है ना उसमें मैक्सिमम घर में अपने स्पेस हीटिंग, मतलब कि ये चीज़ चल रही है कि दिन में उसका पूरा एनर्जी को कलेक्ट करके घर के नीचे एनर्जी को स्टोर करते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर लोहे ऐसे रख के डिजाइन करते हैं। वो इतनी एनर्जी आ जाती है ना अंदर कि वो रात को पूरा फ्लोर से लेके पूरा घर होम रखता है। तो जो अपने आर्मी लोग हैं, वहाँ के जो रेसिडेंशियल है, वो सब लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो एक अपना वो था। दूसरा एक हमने अभी लक्सरा करके जर्मन की कंपनी है, उसके साथ पीवी में टाई अप किया, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल जो बन रहे हैं ना, वो उसकी डिमांड थी कि भी हमें इंडिया और इंडिया के आसपास के जो कंट्री है उसको सप्लाई करना है, तो हम यहाँ से बनाएंगे आपके साथ। तो उसकी जर्मन वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरे कंट्री वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इंडिया इज अ
देश है कि भी जहाँ पे मैक्सिमम स्कोप है बिजनेस के। जो लोग बिजनेस के लिए सोच रहे हैं ना, खुद का बिजनेस, मैं बोलूँ कि उसको इंडिया छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, कितने भी स्कोप हो बाहर वो दिखाने के लिए। लेकिन इंडिया में आप जो ग्रो करेंगे ना तो कहीं पे भी नहीं कर पाएंगे एज ए बिजनेस वूमन। एक तो एक चीज़ है कि भी इंडिया में तो स्कोप है ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। बच्चे अभी ऐसा सोचते हैं कि भाई हम बाहर जाएं, बाहर के कंट्री में पढ़ें और वहीं पे अपना करियर आगे का बढ़ाएं, जबकि यहाँ पे इंडिया में ही आज इतने सोर्सेज खड़े हो रहे हैं और इतना बड़ा बिजनेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जिसके एग्जांपल मिस के गोंडल में भी आप इतना बड़ा सोच रहे हो अगर, तो दैट्स एन एग्जांपल। सर मैं एमबीए कर रहा था तब मेरा एक दोस्त था, वो तभी एमबीए करते करते बोलता मुझे बाहर जाना है और ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसा उसके दिमाग में आ गया। मैंने बोला क्यों, तो कि बस वहाँ पे अच्छा लाइफ है, अच्छा ये है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने तब उसको ऐसे ही बोल दिया, देखना एक दिन इंडिया का दिन ऐसा आएगा कि आपको यहाँ पे आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। तो हर 5 साल में मुझे वो याद करवाता है कि धीरे धीरे तू जो बोला था ना वो धीरे धीरे सच होता जा रहा है। जैसे मोदी साहब जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, उसकी जो इंडिया की प्रेजेंस जहाँ पे है वर्ल्ड में, उस हिसाब से आगे जाके मुझे भी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में वीजा लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा। बच्चों के लिए एक और सवाल मैं उनकी तरफ से आपको पूछना चाहूँगा। अगर ये बच्चे कभी आगे अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करें, बड़ा करें, तो क्या आप उसमें एक एंजल इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली सर, मुझे खुशी होगी कि एनी टाइम कभी भी कोई भी चीज आपको उसके रिलेटेड जरूरत पड़े, इवन R&D के लिए। मैंने देखो अभी तो यहाँ पे GIS ऐसा स्कूल गोंडल में बना है कि जहाँ पे ये सब चीज़ आगे आके बच्चे भी आगे आएंगे। अदरवाइज राजकोट RK यूनिवर्सिटी, RKC और जो भी है वहाँ से सब बच्चे आते हैं, वो कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेते आते हैं। मैंने 12 साल पहले एक गांव का एक एग्जीबिशन था साइंस का, उसमें वो बच्चे ने बोला कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिससे कि वो साइंस रिन्यूएबल को आगे बढ़ाओ, मतलब अच्छा सोच दो गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को। तो हमने बहुत सोचा उसके ऊपर। बाद में मैंने उसको ऑप्टिकल फाइबर्स, आपने सुना है सबका, सबने नाम, मैंने उसको वो आइडिया दिया। छोटे बच्चे थे लेकिन उसके साथ उसके जो टीचर थे वो आए थे कि ऑप्टिकल फाइबर्स से आप ऐसा डिजाइन करो होम या इंडस्ट्रीज कि नेचुरल एनर्जी आपकी ऑप्टिकल फाइबर से नीचे आ जाए। जैसे ये लाइट से ऑर्डिनरी लाइट अपनी रेगुलर लाइट है, उसकी जगह पे सन की लाइट यहाँ पे दिखे। और वो प्रोजेक्ट उसने किया, उसको जो सपोर्ट चाहिए वो मैंने दिया ना, और सर नेशनल लेवल पे वो सिलेक्ट हो गया। अब्दुल कलाम साहब ने उसको अवार्ड दिया। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो कहीं ना कहीं बच्चों को हम साथ लेके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अपना दूसरा नहीं तो ये सब चीज़ तो दे ही सकते हैं। तो कभी भी ऐसी जरूरत हो आप आइए, मोस्ट वेलकम। और बिजनेस के लिए कोई भी नई आइडियाज हो एनी टाइम मोस्ट वेलकम। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। एंड बच्चों ये बात याद रखना और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना, बट इसके लिए आपको एक आइडिया जरूर से अच्छा वाला देना पड़ेगा। एक और सर एक सवाल मैं थोड़ा सा पर्सनल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बिजनेस के साथ आप फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं? ऑब्वियसली आपको बहुत सारा टाइम बिजनेस में देना पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मैंने आगे भी बोला कि फैमिली और दोस्त, मैं तो मेरे सब जगह पे जाता हूँ तो मैं दोस्त को साथ लेके एक बार काम करता हूँ, बात करता हूँ। शायद मेरी 1-2 जगह पे वो मेरे इंटरव्यू आया था, उसमें भी मैंने दोस्त का इम्पोर्टेंस इतना दिया था, बताया था। रीज़न देखो, बिजनेस करने जाओगे ना तो आपको टेंशन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगी, तो वो रिलीज कहाँ पे करने जाएंगे। एक ही चीज़ है कि आप दोस्त के साथ घूमो फिरो और आपको रिलैक्स फील होगा, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। तो वो दोनों चीज़ ऐसी है कि भी सोशली आपको अटैचमेंट में रहना ही पड़ेगा। रहेंगे तो उतना बिजनेस आप आगे बढ़ाएंगे। एक ही पॉइंट अभी सबको मालूम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हर कोई जानता है सर कितना डेडिकेशन फैमिली के साथ और धार्मिक भी। हाँ। हर एक चीज में अभी आपने किसी ने देखा होगा, रिलायंस को छोड़ के मैं आपको पूछूंगा कि भी 3 पीढ़ी तक वही बिजनेस चलाने वाला कौन सा बिजनेसमैन है, बताओ मुझे। 3rd पीढ़ी तक वो बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल। और एक ही चीज है कि भी हर एक
मुकेश भाई अंबानी से लेके धीरू भाई अंबानी से लेके मुकेश भाई, अनिल भाई लेके बाद में उसके बच्चे, आज 3 पीढ़ी अच्छा बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं बिजनेस। उसका एक ही चीज़ है कि फैमिली के साथ मिलजुल के रहना है। दूसरा उसका इतना मतलब कि सामाजिक वर्क और धार्मिकता, मतलब हर एक चीज़ में वो पहले उसको आगे बढ़ाते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत अच्छे आगे बढ़ने के बाद वो सब चीज़ को भूल जाते हैं साइड में। तो वो एक पीढ़ी मतलब एक जनरेशन तक, दूसरी जनरेशन में उसका कुछ होता ही नहीं। ऐसे हर एक बिजनेस में देखा है, समझो। लेकिन ये मैं पहला इंडस्ट्री देख रहा हूँ कि जो 3 पीढ़ी से अच्छी तरह ग्रो कर रही है और आज की डेट में एशिया में नंबर 1 और वर्ल्ड में सर्टेन रैंक पे आ रही। रीजन यही है। तो ये चीज़ फैमिली के साथ रहना, फैमिली में आपका अभी भी एक ध्येय रहेगा कि मैं पैसे कमाऊंगा, किसके लिए? बिजनेस करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, किसके लिए? फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, जो उसने जो भी चीज़ टाइम दिया उससे अच्छा टाइम उसको दिखाने के लिए, अपने ब्रदर के साथ सिस्टर के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे, उसको अच्छी तरह रख पाए, इसीलिए। बाकी आपके लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। आप कितना पैसे कमा के अकेले खर्च कर पाओगे? नहीं, कुछ भी नहीं। रीज़न ये है कि बिजनेस अच्छा डेवलप होता है, उसके साथ फैमिली होना चाहिए। फैमिली मतलब फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना ही करना, तभी वो पूरी सक्सेस है। राइट। अगर वरना आप एक टाइम पे ऐसे आएंगे कि जहाँ पे आपकी सोच बंद हो जाएगी कि भी हिम्मत आप हार जाओगे। जब कुछ ऐसे सेटबैक आए ना तो आप हिम्मत हार जाते हो, सपोर्ट किसका मिलेगा? मुझे याद है मेरा संजय गया ना आज से यूराटोम आया तो मुझे मेरे डीलर ने भी इतना सपोर्ट किया था, समझो। क्यों? कि मैंने जो नेटवर्क बनाया था वो सब डीलर्स, करीबन गुजरात में 100 डीलर्स थे। 100 में से 99 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100% बोल रहा हूँ कि 100 में से 100 डीलर ने ऐसा बोला कि भावेश भाई आप कल से जो स्टार्ट करेंगे हम आपके साथ है, पुरानी ब्रांड के साथ नहीं रहेंगे। मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी हिम्मत मिली कि इमीडिएट दूसरे दिन से हमने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो रिलेशन थे, मतलब वो एक फ्रेंड रिलेशन थे, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क फ्रेंड रिलेशन। सेम चीज फादर ने बताया कि कल से आज का सोचना शुरू करो, कल के लिए क्या करोगे। तो एक फैमिली से वो हिम्मत आई। एक लोग बहुत सारे लोग यहाँ थे, वो बोले कि भावेश भाई कल के लिए आप कल से नया चालू करना चाहते हो, मेरी ये जगह पड़ी है, मेरा ये फैक्ट्री पड़ी, आप ले लो अभी जब तक सेटअप। तो ये सब चीज आपको पॉजिटिव हिम्मत देने वाले कौन है? तो क्या अपने नजदीक वाले हैं, रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स। तो उससे ही आपका कभी भी सेटबैक होता है तो आपको एक हिम्मत मिलती है। और सेटबैक के बिना आप लर्न भी नहीं कर पाएंगे, कुछ न कुछ आगे पीछे छोटा मोटा होता है, उसको टेंशन मत लो, उसके लिए आपको कोई वरी करने की जरूरत। आगे अच्छा वापस सोचना शुरू करो तो आप आगे निकल जाएंगे। मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। बिजनेस में अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी बहुत होती है, एथिकल भी करने वाले लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैल्यूज का इम्पोर्टेंस बिजनेस में आप क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? क्या इम्पोर्टेंस है उसका? क्या वैल्यूज को लेते हुए करना पड़ता है या फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, या कॉम्प्रोमाइज करके ही बिजनेस होता है? नहीं सर, मैं ये मानता हूँ कि बिजनेस इथिकली होना चाहिए और हर एक चीज़ नॉर्म्स के साथ, रेगुलेशन के साथ होनी चाहिए। आप जितने भी ऐसे हैं कि जो शॉर्ट वे में गए या मतलब रूल्स को अवॉइड कर, गवर्नमेंट के रूल्स हो, आपका इथिक्स जो बोल रहा है मतलब अच्छी तरह काम करना है, अच्छी प्रोडक्ट देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, या आपके बिजनेस के जो रूल्स प्रिंसिपल्स जो है उसको छोड़ के काम करेंगे ना तो एक लेवल पे जाके आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो क्लियर, आपने वेट चोरी किया, जीएसटी चोरी किया, एक्साइज चोरी किया, व्हाटएवर, मतलब कि अनइथिकली हुआ, तो उससे आप एक लेवल पे जाएंगे, बाद में आप वहां से आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। आज के दिन में आप देखेंगे जितने भी इंडस्ट्रीज वाले जो भी आगे बढ़ रहे हैं ना, वो मैं आपको बताऊं कि वो इथिक्स को लेके करेंगे, जो चीज़ प्रिंसिपली जो उसमें आती है वो करके ही जाएंगे। टाटा है, अदानी है, कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, क्या वो कुछ ऐसी चोरी में आए नहीं आते? क्योंकि रीज़न है कि वो उससे ज़्यादा कमा रहे। गवर्नमेंट को पे करना है या गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है या जो भी देना है वो गलत बात नहीं है। आप उसको पकड़ के चलेंगे ना अनइथिकली तो आपका माइंड डाइवर्ट वहाँ पे ही रहेगा कि उसको कैसे मैं छुपा के रखूँ, कैसे मैं गवर्नमेंट से बच के रहूँ। कल उठ के वो आ जाएंगे और आ गए तो सब कुछ लेके जाते हैं, मतलब आपको वापस वहीं के वहीं। तो एक चीज़ है कि बिजनेस में आपको टेंशन फ्री काम करना है, बहुत सारे काम है टेंशन लेने वाले, उसको लेंगे ना तो बिजनेस में ग्रो करेंगे। अननेसेसरी ऐसे फालतू चीज़ में आप जाएंगे ना, ये बचाना, ये चोरी करना, वो चोरी करना, बिजली चोरी करना है, उससे आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। यानी वैल्यूज को साथ में लेके करना है। और एम्प्लॉय, आपके बिजनेस में आपके एम्प्लॉय वही सबसे बड़ी एसेट्स है। वैल्यूज
वहाँ से डीरे होती। लोग बाहर से आते हैं तो आपकी इंडस्ट्रीज को देख के, आपके नेचर को देख के, आपके एम्प्लॉय के साथ बात करते हैं। एम्प्लॉय में जितना आप अच्छी तरह उसको रखा है, एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड करके रखा है ना, तो वो उसके वर्ड से ही सामने वाला जज करता है, तो आपकी बिजनेस वैल्यू वहाँ से डीराइव होती है। तो ये चीज़ बेसिक है कि भाई सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी इंसाइट्स दी आपने। वैसे किताबों में एमबीए में ये सारी बातें नहीं आती है। आपको कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे सेल्स करना है, कैसे ग्रोथ करना है, क्या फाइनेंस संभालना है, वो सारी बातें आती है। लेकिन दरअसल बिजनेस ऑन फ्लोर किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई भावे सर। अब मैं बच्चों के लिए क्वेश्चंस ओपन करना चाहता हूँ। बच्चे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यहाँ पे साइंस के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के सभी के बच्चे हैं यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आर्यन को कहूँगा माइक। एक यहाँ से ले लो आर्यन, ये माइक। Those who want to ask question, please raise your hand. That side. Good afternoon and Jai Shri Krishna sir. My name is Trisha Patolia and I am from 11th Science. I want to ask you some questions as I am curious about it. What made you start your own business, or you can say your company? Sorry? What made you start your own business, or you can say company? For new business for start up your business. ओके पहले तो आपको अपने पास कुछ बिजनेस के लिए आइडियाज होने चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हो, राइट? आप कॉमर्स से हो ना, सॉरी साइंस से हो, तो साइंस बैकग्राउंड में आपको कोई टेक्निकली ऐसी चीज़ है आपके ध्यान में कि भी जो आप उसको मार्केट में या प्रोडक्ट लेके आएंगे तो कुछ अलग दिखेगा, अलग चीज़ होगी, ऐसी कोई थॉट्स है, तो आप, सर ने बताया इसे स्टार्टअप, जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टअप एक स्कीम ऐसे ही है कि उसमें आपको बहुत सारे सपोर्ट्स मिलेंगे, एक चीज़। अदरवाइज आपके आइडियाज़ को कोई अच्छे इंडस्ट्रीज में, जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज, उसमें आपका प्रपोजल रखो, तो वहाँ पे दो रास्ते हो सकते हैं कि या तो आपको सर्टेन परसेंट में वो प्रोडक्ट के लिए आपको साथ में लेके इंडस्ट्रीज चलेगी, या फिर दूसरा रास्ता है कि आपके आइडियाज़ को वो खरीद लेगी, राइट? खरीद लेगी, ताकि आपको एक सर्टेन एक स्टेप मिल जाएगा। आपने उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट डेवलप किया, उसको भी ऐसे टाइप करके किसी को दिया, तो एक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया, बेचा और आपने अर्निंग की, या फिर उसके साथ टेक्नोलॉजी का पार्टनर बन के आप सर्टेन परसेंट में उसके साथ बिजनेस कर सकते हो। Second question. In your opinion, what are the founding steps of building a company? फाउंडिंग सेल्फ, Founding steps of building a steps. company. फाउंडिंग फॉर हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज कंपनी को फॉर्मेशन में लाने के लिए, उसको बनाने के लिए पहली चीज़ कि आपकी जो स्थिरता है माइंड की, वो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए या बिजनेस डेवलप करने के लिए आपका जो कमिटमेंट है प्रोडक्ट के प्रति, बिजनेस के प्रति, वो एक आपको पहले लेना है। बाकी जो चीज़ है आपने सोच लिया ये करना है, तो उसके बाद का जो बाकी का रेगुलेशन जो पार्ट है वो, या गवर्नमेंट साइड से जो पार्ट है, वो बहुत इजी है। आप एक बार आप सोचेंगे कि ये इंडस्ट्रीज करना है तो आपका फाउंडेशन अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा सोचना नहीं, हर एक चीज़ के लिए उसके सॉल्यूशंस रहेंगे। आपको एक कंपनी बनाना है, ओके, कौन सी कंपनी बनाना है, उसका टेक्निकल वर्ड क्या है या पार्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। उसके साथ उसके लिए सब कंसल्टेंट्स या हर एक चीज़ आपको मार्केट से प्रोवाइड हो जाएगी, या किसी को भी पूछेंगे तो वो चीज़ आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी। लेकिन एक शुरुआत कहाँ से करनी है, कौन से बिजनेस से करनी है, या क्या चीज़ करना चाहते हो, वो एक माइंड में एक सेट कर दिया तो उसको लॉक करना है बस।
और किसी को कोई क्वेश्चन? यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे भी बैठे हैं। नोबडी? यस सर, प्लीज। मैं वहाँ से पूछता हूँ तो मैं दिख सकूँ एक्चुअली। आपने अपने दोस्त के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया, तो मैं चाहूँगा कि आप इन सब लोगों को आप अपने दोस्त के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं कि वो कौन है और आपकी लाइफ में उनका क्या इम्पोर्टेंस। आपने आंसर तो दिया बट मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल से बताएं, क्योंकि ये जनरेशन में दो चीज़ें जो मेरा दूसरा सवाल वो मैं बताऊँगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में चलती है। क्योंकि ये सब एडोलेसेंट है तो इनके दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं चलती है, दोस्त 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 बहुत रहता है। तो थोड़ा आप उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया ताकि इनको पता चले कि दोस्त पॉजिटिवली कितनी हेल्प कर सकता है। राइट सर। मैंने जब बचपन से जब अपना बाल मंदिर बोलते हैं यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ अपना HKG LKG जो बाल मंदिर बोलते हैं वहाँ से स्टार्ट किया। तब से यहाँ के एक डॉक्टर है, डॉक्टर डोबरिया करके, उसका सन था निहित डोबरिया, वो मेरे साथ पढ़ रहा था। हम दोनों आगे पीछे ही रह रहे थे। तो भाईबंदी इतनी थी कि हम 1 से 10 पढ़े, उसके बाद जो वल्लभ विद्या के पढ़ने गए तो वही सोचा कि साथ में जाएंगे। वहाँ से हमने 11-12 किया, BSc किया, उसके बाद MSc भी किया ना, साथ ही रहे। डोबरिया एंड डोलरिया, मतलब कि ऐसा था कि तब वो रैंकिंग क्या आता था, मतलब कि आपका जो एग्जाम में जो बैठना होता है ना वो D रैंक आगे पीछे रहते थे, तो सपोर्ट अच्छा मिलता था। कभी कभी मैं मतलब कि मेरी एक्सपर्टीज थी कि जो चीज़ सब छोड़ देते हैं ना वो मैं जबरदस्ती पढ़ता हूँ। एक मेरा था कि भाई सब लोग कर रहे थे, ओके वो तो कर लिया, लेकिन ऐसा बोलते इसको मैं ऑप्शन में छोड़ूंगा, इसको स्किप कर देना। वो चीज़ इतनी मेरे दिमाग में थी कि नहीं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्यों ना आए ऐसा। तो जो मुझे बोलते रहे तू ये इतना पढ़ ले, बाकी काम मैं देख लूँगा। तो हम दोनों ने साथ में इतने साल बिताए। उसके बाद जैसे ही MSc खत्म हुआ मैंने जॉब स्टार्ट किया, तो मेरे पीछे मतलब कि उसने भी वही कंपनी में जॉब स्टार्ट किया। तो ऐसा बहुत साल हम साथ में रहे। जब जॉब किया ना तभी डिसाइड किया कि हम साथ में बिजनेस करेंगे। तो शुरुआत की साथ में, डाउनफॉल हुआ साथ में, एक ही साथ। अभी नई कंपनी जो हमने बनाई वो भी, उसमें भी वो साथ है। अब चीज़ क्या है कि भी चाइल्डहुड से हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, हमें मालूम है कि भी हमने साथ में इतना टाइम बिताया, तो बिजनेस भी साथ कर रहे हैं। तो कहीं पे भी कुछ भी चीज़ होती है ना ऐसी कि जो मैं आपको बताऊं कि भी ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है कि जो हम फैमिली में नहीं बता सकते, तो हम दोस्त के साथ शेयर करते हैं और उसका सपोर्ट तभी ऐसा मिलता है पॉजिटिवली कि भी उससे हम अच्छे मतलब कि सही तरीके से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरा दोस्त है निहित, तो आज भी मेरे साथ है। आज भी वो PV सेक्टर पूरा देख रहा है, गवर्नमेंट लाइजिंग देख रहा है। तो मुझे खुशी यही बात की है कि भी इतने टाइम के बाद समझो कि भी आज दो भाई को 20 साल साथ में बिजनेस नहीं टिक पाता, साथ में रह नहीं पाते, हम दोस्त साथ में रह रहे। रीज़न कि हम दोनों के पहले से ही एक दूसरे को हेल्पफुल थे कि भी कोई ना कोई चीज़ हो तो हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मैंने जब कॉलेज में था वल्लभ विद्यानगर, मैंने बताया मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं था, वो तो जॉब कर रहे थे, उसके पिताजी डॉक्टर थे, राइट। तो उसको जो सपोर्ट मिल रहा था घर से, उसमें से मैंने बहुत उसका सपोर्ट यूटिलाइज किया। मतलब कि एक बात करूं कि भाई तब ल्यूना आ रहा था और तब वो बजाज का एक आ रहा था, एक नया बाइक एकदम इजी सन्नी करके, बहुत मैंने घुमाए, उससे ज़्यादा मैंने घुमाए समझो कॉलेज के टाइम में। कहीं ना कहीं ऐसी भाईबंदी थी कि उसके लिए कुछ भी नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं था कि मेरा है तू क्यों यूज़ कर रहा। ऐसी भाईबंदी में जब बिजनेस का टाइम आया, मेरे पिताजी ने सब चीज़ सोची बनाने के लिए, तो मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि उसको मैं बिजनेस में क्यों लूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसी दी थी जो चीज़ मैं कभी भूल नहीं पा रहा था। जो चीज़ हर एक टाइम पे मुझे ऐसा सोच आती थी कि भाई वो टाइम मेरा खराब था तब वो मुझे सपोर्ट में आया था। मतलब कि अच्छी हर एक चीज़ वो शेयर कर रहा था। उसकी पर्सनल जो भी एक बाइक बोलो, गाड़ी जाने आने के लिए जो उसके मम्मी पापा लेने आते थे तो उसके साथ में जा, तो वही चीज़
अभी बिजनेस का टाइम है, अच्छा टाइम मेरा आया कि भी एक प्लेटफॉर्म था और मैं अपने फादर का बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा तो उसको साथ लिया, राइट। अभी इतने सारे खराब दिन आने के बाद अच्छे दिन आए, खराब दिन आए, ऐसा होते होते भी आज साथ है। तो रीजन की भी दोस्त है, मैं कुछ भी होता है तो हम, वो अकेला नहीं, वो तो एक साथ में था, लेकिन बाकी सब दोस्त के साथ भी जब भी कुछ ऐसा लगता है तो हम दोस्त साथ में मिलते हैं, बैठते हैं। समझो कि भी हमने फैमिली के साथ, विदाउट फैमिली ऐसा मिलना जुलना रहता है महीने में एक बार। उससे क्या होता है कि भी एक दूसरे को एक वो मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। बहुत सारे दोस्त, 15-20 दोस्त है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, अच्छे टाइम में तो उसके साथ शेयर करना, अच्छी चीज़ को शेयर करके उसको हम सेलिब्रेट करना, उससे माइंड रिलैक्स होता है। तो दोस्त का इम्पोर्टेंट जो है ना वो बहुत बढ़िया है। फैमिली के बाद सेकंड स्टेप आता है तो दोस्त है। दोस्त के साथ रहना, टाइम बिताना, वो बिजनेस करते हुए ये सब चीज़ करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। थैंक यू सर। दूसरा सर, हमारे जो ये यंगस्टर्स होते हैं ना, ये बहुत ही फैसिनेटेड होते हैं आज के दिन गाड़ियों से और मोबाइल से या व्हीकल से स्पेशली। कुछ अभी को बुलेट पसंद होगी तो कुछ के सपने में शायद ऑडी कार आती होगी। आई नो कि आनी भी चाहिए, लेकिन मैंने बोला एक चीज बोला था पहले, सब हार्ड वर्क, मतलब वर्क करना था, मेहनत करनी थी। अभी मैंने एक सब वर्ड ऐड किया, एक्स्ट्रा। जितना फैसिलिटी अभी भुगत रहे ना, उसके सामने उतना ही उसको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब बिल्डअप करनी है, ये फाउंडेशन करना है बिजनेस का, तब उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत। और सब चीज और डिजायर करते हैं कि भी उसके पापा उसको फैसिलिटी कर रहे हैं, लेकिन उसको साथ में लेके नहीं चलना कभी भी। काम, मैंने बताया कि कितना भी बड़ा बिजनेस हो, एक बार उसको ऐसे एम्प्लॉय काम करेंगे तो समझ में आएगा कि नीचे क्या चल रहा है। बॉटम में जो चीज़ चल रही है वो नहीं पहचानेंगे तो कभी ऊपर बैठ के वो खुशी खुशी बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो वो कभी चीज़ भूलनी नहीं है। बाकी फैसिलिटी, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको ऑडी खरीदने में कितना टाइम लगा? और इनको उस चीज़ से ये सीख लेनी चाहिए कि सर को ऑडी खरीदने में इतना टाइम लगा तो सपने में ऑडी आने से अगले दिन घर के सामने नहीं खड़ी होगी। तो सपने पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क तो सर ने बताया ही है, तो अभी एक्स्ट्रा हार्डवर्क आपको करना रहेगा। सही है। और मुझे तो 15 साल लगे, लेकिन आप, मुझे इतना विश्वास है कि जिस हिसाब से आप मेहनत करके पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, फोकस करेंगे ना, तो डेफिनेटली 5 से 8 साल में इससे अच्छी कार आ जाएगी, डेफिनेटली। थैंक यू सर। Thank you, sir. Any questions, beta? All right. So, सर आज आपने बिजनेस के बारे में, ई कॉमर्स के और हमारे साइंस के, ह्यूमैनिटीज के सभी बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन दी, जो बिजनेस की इंसाइट दी और जो एक तरह से मोटिवेशन भी दिया कि बिजनेस हो सकता है और जीरो से हो सकता है। जीरो से हीरो की जर्नी जो है वो पॉसिबल है, बट उसके लिए जो आपकी पूरी बातों से मैं समझ पाया वो ये है कि एक जज्बा अंदर होना बहुत जरूरी है। और एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपके पास एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए और उसके पीछे कुछ भी सोचे बिना कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो जैसे कि सर ने कहा, ओडी तक का सफर हो सकता है। मिस साइकिल से काइनेटिक की आपने बात की ना, काइनेटिक ल्यूना, बच्चों को नहीं तो शायद देखा भी नहीं होगा, लेकिन ल्यूना से ओडी तक की ये जर्नी जो है वो आप कर पाए इसी वजह से। बहुत ही अच्छे, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। Again, a very huge round of applause for the Bhavesh Zoraria sir. Thank you so much for your kind attention here. And Ansuman sir, thank you so much sir. सर मुझे भी GIS ने ये आज इतना बड़ा मौका दिया, तो GIS की पूरी टीम को मैं भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। Thank you sir. Thank you. आपको भी बहुत, मैं आपका भी आभारी हूँ कि दूसरे की जर्नी में आपको क्या इंटरेस्ट, राइट, फिर भी आपने अच्छी तरह उसको सुना है, तो मैं आपका भी आभारी हूँ। और आने वाले टाइम पे कुछ भी हो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट So nice of you sir. Thank you so much. ખરેખર ભાવેશ જોડરિયા સર માટે મારે એટલું કહેવું પડે કે થયું આપનું આગમન ને ઘણું જાણવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે,
થયું આપનું આગમન ને ઘણું જાણવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે. આપની આ વાતો સાંભળીને એવું લાગે છે કે આજે જ સોનામાં સુગંધ ભળે છે. थैंक यू सो मच भावेश सर. भावेश सर की हमने पूरी कहानी सुनी, लाइफ लेसन्स एंड ऑल. I used to write down this all the points. मैंने इतना सुना और इतना मैंने समझा कि if you want to become a successful businessman, then yes, you need an idea, you need a hard work, you need a dedication, you need a early thinking, you need creativity, you need a positivity, you need a family support with the friend support, and no tension equal to the successful businessman Bhavesh Doraria sir. Thank you so much sir.